BMCVTC हिंदी इस चैनल के वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है? बहुत आसान सी बात है बच्चों। हमें सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और उसमें कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिसका वीडियो आपने अभी देखा है और उसे हल करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो से संबंधित अपने मत व्यक्त कीजिए। गूगल फॉर्म द्वारा एक छोटा सा लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करिए और उसमें एंट्री करिए। और अंत में जाते जाते हमें इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो है ना आसान सा काम? चलिए देखते हैं अपना वीडियो। शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसा कि मैंने कहा वह लेसन होगा आपके स्क्रीन पर लिखा जाएगा। तो यह आज का लेसन कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हमारा आज का विषय होगा गणित भाग पहला, जिसे कि हम अलजेब्रा या बीज गणित भी कहते हैं। और इस विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ होगा वह होगा आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका पहला भाग देखेंगे आज हम। और दूसरा वर्ग समीकरण, जिसका पहला भाग देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। तो शुरू करेंगे आज की चर्चा पर। चलते हैं सीधे सीधे। और हमारी आज की जो चर्चा होगी वह होगी कुछ मुद्दों पर। पहला मुद्दा होगा वर्ग समीकरण का परिचय। अर्थ क्या है ये वर्ग समीकरण, किसे कहते हैं। फिर वर्ग समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप, वह क्या है। और उसके बाद वर्ग समीकरण के हल या मूल किसे कहते हैं। कोई भी समीकरण हो उसका कोई ना कोई हल जरूर होता है। उसी प्रकार वर्ग समीकरण का हल क्या होता है उसे हम देखेंगे। तो वर्ग समीकरण शुरू करने से पहले हमें कुछ बातें बच्चों याद रखनी चाहिए, जो कि हमने पिछली कक्षा में देखा है, 9वीं कक्षा में देखा है। और अगर आप लोग को याद नहीं आ रहा है तो 9वीं कक्षा में बहुपद नाम के पाठ में यह जानकारी आपको प्राप्त होगी, जिसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो जैसा कि हम जानते हैं बहुपद के प्रकार पदों के अनुसार, यानी एक पद हो तो दो पद हो तो और तीन पद हो तो उन्हें क्या कहते हैं। तो पदों की संख्या पहले दो उदाहरण में दो एक एक पद वाले हैं, तो एक पद, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरे दो उदाहरण में हम देखते हैं दो अलग अलग पद हैं, इसलिए यह द्विपदी है या द्विपद बहुपद है। और तीसरे उदाहरण में हम देखते हैं तो तीन अलग अलग पद हैं जिन्हें जोड़ या घटाया गया है, इसलिए इन्हें त्रिपद कहते हैं, तीन पद हैं इसमें। तो ध्यान देंगे, एक पदी, द्विपद और त्रिपद ये सभी बहुपद हैं। पदों की संख्या के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। तो इसमें प्रमुख बातें क्या ध्यान रखनी है आज हमें, जो त्रिपद है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें तीन पद हैं और उसका ही उपयोग हमें आज अधिकतम होगा। तो ये पद के अनुसार प्रकार देखा आपने। अब चलते हैं उसकी घात के अनुसार, कोटि के अनुसार। कोटि मतलब वह बहुपद जिसके चरांक की अधिकतम घात। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, एक द्विपद और एक एक पद है। x की घात एक है, यहाँ m की घात एक है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं द्विपद, लेकिन y की घात दो है और अधिकतम घात वही है, दो है। यानी इस बहुपद की कोटि दो है। ये एक पद है लेकिन घात दो है। यहाँ पर देख रहे हैं
3x माइनस 3x प्लस 2, उसमें x की घात 3 है अधिकतम, यानी उसकी कोटि 3 है। ओके, तो घात या कोटि पहले में 1 है, तो एक घात वाले जितने बहुपद होते हैं उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। 2 घात वाले जो बहुपद हैं उसे वर्ग बहुपद कहते हैं, और 3 घात वाले जितने बहुपद होते हैं उन्हें हम घन बहुपद कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, घात 2 है तो वर्ग, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो आज की हमारी विशेष चर्चा होगी, वर्ग समीकरण नाम ही है इसलिए हम वर्ग बहुपद का उपयोग अधिकतम करने वाले हैं। चलिए अब हम समझते हैं अपने इस पाठ के मुद्दे को। देखिए, यह एक त्रिपद है और इसमें इस बहुपद के कोटि यानी अधिकतम घात 2 है। दूसरा एक बहुपद है, इसकी अधिकतम घात 2 है लेकिन ये द्विपद है, कोई बात नहीं। तीसरे में भी कोटि या घात 2 है इस बहुपद की। चौथे में भी द्विपद है लेकिन उस x जो चरांक है उसकी घात 1 है, बहुपद की घात 1 है, कोटि 1 है। अब अगर इस बहुपद को 2 पक्षों में बांट दिया जाए, मतलब उसके बराबर शून्य हो, यानी बहुपद का मान अगर शून्य हो जाए, तो जब बहुपद के बराबर शून्य हो जाए या कोई पक्ष आ जाए तो यह समीकरण बन जाता है। तो समीकरण में 2 पक्ष का होना जरूरी है। तो यहाँ पर बराबर शून्य है मतलब 2 पक्ष तो है ही है, तो ये सभी क्या है, समीकरण है। लेकिन जिस वर्ग बहुपद का मान है, जो वर्ग बहुपद है वह वर्ग समीकरण यहाँ पर है, उसका मान शून्य है। तो और जो चौथा है वह वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि उसके बहुपद की कोटि 1 है। तो ये क्या हुआ, ये रेखीय बहुपद है इसलिए यह रेखीय समीकरण है। और उदाहरण 1, 2, 3 वर्ग समीकरण है। अब बहुपद का मानक रूप 9वीं कक्षा में हमने देखा। मानक रूप मतलब उसको विशेष क्रम में लिखना। बहुपद के चरांक के जो घात होते हैं ना बच्चों, उसको बड़े से छोटे की ओर लिखना क्रम में, उसे हम अवरोही क्रम भी कहते हैं, वही मानक रूप होता है। उदाहरण के तौर पर यह एक बहुपद है। अब इसके घात को ध्यान से देखिए, तो 2 है, चरांक की घात 2, उसके बाद 1 और उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब केवल 3 है, मतलब वहाँ चरांक की घात 0 है, गुणे 1 है ना, तो 1 x की घात 0 जो 1 है उसको हम उस रूप में लिख सकते हैं। तो जो कि दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन घात जो है वो घटते क्रम में है। तो प्रत्येक चरांक की घातांक घटते क्रम में है, यही इसका मानक रूप होता है बहुपद का, जिसमें चरांक के साथ पहले पद में 3 से गुणा है, दूसरे पद में ऋण 5 से गुणा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं गुणांक, यानी जो अंक है वो गुणांक है, चरांक के साथ है तो। और तीसरा पद में केवल 3 था, अकेला, उसमें चरांक नहीं है, धन 3 है, इसे हम क्या कहेंगे, अचर पद, अचरांक। तो गुणांक कहाँ होता है, गुणांक हमेशा चरांक के साथ होता है। जब हम चरांक के साथ लिखते हैं तो वो संख्या गुणांक होती है, और अकेला जो तीसरा पद है बिना चरांक वाला वह अचर पद, कांस्टेंट कहते हैं। तो बहुपद का मानक रूप अवरोही क्रम में हो गया घात के। तो वर्ग समीकरण का मानक रूप भी वैसे ही होगा कि जब वर्ग समीकरण को चरांकों के घात के अवरोही क्रम में लिखेंगे तो वही उसका मानक रूप होता है। तो उदाहरण के तौर पर x की घात 2, x की घात 1,
और यहाँ x की घात 0 है, ये क्रम में है और वही बराबर 0, यह हो गया वर्ग समीकरण। और यही इसका मानक रूप होगा, जिसमें a b c क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और a जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्या होगा अगर a 0 हो जाएगा, तो जब a 0 हो जाएगा तो a गुणे x की घात 2 वह भी 0 हो जाएगा। तो यह समीकरण जो है वर्ग समीकरण नहीं रहेगा। तो वर्ग समीकरण बने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए चरांक की घात 0 चरांक की घात 2 जो है वो दिखना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। तो वो कब होगा, जब उसके साथ जो गुणांक है वह 0 नहीं होगा। तो यह जो है उसका मानक रूप है। ध्यान रखिए, ax² + bx + c = 0, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब चलते हैं सीधे प्रश्न संग्रह 2.1 में, पेज नंबर 34 पर है। अभी तक हमने जो जाना उस पर आधारित कुछ उदाहरण है इसमें। पहला है, कोई भी दो वर्ग समीकरण लिखिए। ये आपको छूट दे दिया गया है कि आप कैसे कोई वर्ग समीकरण बनाते हैं। तो अगर हमने समझा है वर्ग समीकरण की बातों को तो बना सकते हैं आसानी से। हमने क्या समझा है, सबसे पहले कि ऐसा चरांक हो उसमें जिसकी कोटि अधिकतम 2 हो। ओके, तो कोई भी हमने लिख दिया घात 2 वाला पद। और दूसरी बात है, बराबर है दूसरा पक्ष 0, ये होना चाहिए। ये दो बातें अगर आपको याद है तो आप वर्ग समीकरण आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें हम कोई भी अन्य पदों को जोड़ेंगे, घात को घटते क्रम में लिख देंगे, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, तो द्विपद हो चाहे त्रिपद हो, यह वर्ग समीकरण है। इसमें एक पद अगर कम है, छुपा हुआ है, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन चरांक की घात 2 इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है उसी में कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण वर्ग समीकरण है। मतलब समीकरण दिया गया है, आपको पहचानना है। प्रश्न में 6 दिए गए हैं उदाहरण। हम सभी हल नहीं करेंगे, हम एक को हल करेंगे। तीसरा देखते हैं, y² + 1/y = 2, क्या ये वर्ग समीकरण है। डायरेक्ट देखने पर हमें पता चलता है कि y की घात 2 है और हम तुरंत कह सकते हैं कि वर्ग समीकरण है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें परिमेय चरांक वहाँ नहीं दिखना चाहिए, यानी 1/y नहीं होना चाहिए। y जो है वो उसकी घात जो है धनात्मक ही होनी चाहिए। यहाँ 1/y है, मतलब y घात ऋणात्मक है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे, यानी जो बटे की y है उसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, यानी ax² + bx + c = 0 मानक रूप में इसको एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो y को हटाने के लिए दोनों पक्षों में y से गुणा करेंगे। तो दिया गया y² है, 1 + y 1/y है और = 2 है। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में y से गुणा कर दिया, तो सभी पदों में गुणा हो गया y से y कट गया और यह पहला पद बन गया y की घात 3 बराबर, y की घात 3 धन 1 है, उसमें y कट गया तो बराबर 2y। अब इसको हम व्यवस्थित रखते हैं मानक रूप में, यानी पहले y की घात 3, फिर पक्षांतर करके -2y + 1 और अंत में 0 आया, क्योंकि सभी पद जो है वो लेफ्ट में आ गए, तो राइट में 0 हुआ। तो वर्ग समीकरण में खास बात, सभी पद जो हैं वो एक ही पक्ष में होंगे लेफ्ट साइड में, और दूसरी तरफ 0 रखेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म का दिख रहा है समीकरण, लेकिन बहुपद की घात 3 है, इसलिए यह वर्ग समीकरण तो नहीं है। तो हम लिखेंगे वर्ग समीकरण नहीं है। इसी तरह बाकी जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर समीकरण, उसको पहले हम सरल करेंगे, उसके बाद उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और फिर देखेंगे घात क्या है उस समीकरण की। अगर घात 2 है तो वर्ग समीकरण है, और घात 2 नहीं है तो वर्ग समीकरण नहीं है।
इसी प्रश्न संग्रह से तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण ax² + bx + c = 0 के स्वरूप में लिखिए, यानी मानक रूप में लिखना है हमें। हो सकता है वो आगे पीछे क्रम में हो, व्यवस्थित क्रम में न हो, और उसमें फिर a b c क्या है इससे तुलना करके हमें पता लगाना है। तो यहाँ भी 6 उदाहरण हैं, सभी उदाहरण नहीं देखेंगे हम। इसमें से दूसरा उदाहरण देखते हैं। लिखा है x - 1 का वर्ग बराबर 2x + 3। तो यह समीकरण मानक रूप में नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, सरल करेंगे। पहला कोष्ठक है x - 1 का स्क्वायर, यानी a - b होल स्क्वायर। आपने सीखा है इसको विस्तार। तो ये आ गया a² यानी पहले पद का वर्ग, x² माइनस 2ab यानी दोनों पदों का गुणा और 2 से गुणा, तो -2x हो गया, और 1 का वर्ग 1। ये पहले कोष्ठक का विस्तार हो गया, बराबर 2x धन 3 राइट साइड में पहले से ही है, तो पहला पक्ष वैसे का वैसे ही। 2x पक्षांतर होके लेफ्ट में आ गया, -2x बन गया, और धन 3 भी पक्षांतर होके लेफ्ट में आ गया, तो -3 हो गया। राइट में क्या बचा, 0। अब सजाती पद जो है इसमें -2x उसको हम एक साथ हल करेंगे, तो हो जाएगा -4x। उसके बाद धन 1 ऋण 3, इसका हल निकालेंगे तो ऋण 2 -2 आएगा, और दूसरे पक्ष में 0। तो अभी ये जो रूप हो गया वो हो गया ax² + bx + c का रूप हो गया, व्यवस्थित घातांक का अवरोही क्रम भी है। अब इस ax² + bx + c के रूप में लिखने के बाद हम चेक करते हैं कि a की जगह पर क्या है। x² की जगह पर x² तो रहेगा ही, तो a की जगह पर यहाँ पर 1 है, नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वो 1 है। b के स्थान पर क्या है, -4 है, और c की जगह पर क्या है, -2 है। ओके, तो हमारे दिए गए समीकरण का ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके नीचे a b c का मान मिला हमें समीकरण से तुलना करने पर। तो ये रहे समीकरण पहचानने का और तुलना करके a b c का मान निकालने का उदाहरण। अब हम देखते हैं, आखिर वर्ग समीकरण है तो उसका हल क्या होता है, कि कोई भी समीकरण है तो उसका हल तो होना ही चाहिए। तो हल किसे कहते हैं, बस सिंपल सी बात है। यह एक समीकरण है, वर्ग समीकरण x² + 5x + 6 = 0। मतलब x के मान क्या हो कि बराबर 0 आ जाए। तो हम 3 उदाहरण लेते हैं, 3 मान लेके चेक करते हैं। x = 1, x = 2, x = 3 रख कर देखते हैं। तो सबसे पहले इस समीकरण में x = 1 रख कर देखते हैं। क्या रखा हमने, x = 1 रखा, तो x की जगह पे 1 का वर्ग, फिर 5x के बदले 5 × 1, फिर 6। तो बहुपद में रखेंगे, यानी लेफ्ट साइड में रखेंगे, बहुपद में मान रखा हमने। तो हल किया, 1 का वर्ग 1, 5 × 1 1, 5 और धन 6, टोटल हो गया 12, यानी बहुपद का मान आया 12। जबकि समीकरण हमारा क्या था, मान 0 है, यानी अलग आ गया। 1 रखने पर यह मान 0 नहीं आया। तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि x = 1 जो हमने रखा वह इस समीकरण का हल नहीं है, या मूल नहीं है। हल को ही मूल कहते हैं, सॉल्यूशन और रूट। तो ये मूल नहीं है इस समीकरण का। कौन सा, x = 1, 1 जो है इस समीकरण का मूल नहीं है। तो 1 रखने पर हमें यह प्राप्त हुआ। चलिए x = 2 रख कर देखते हैं। हम क्या करेंगे, 1 का तो हो गया, अब हम 2 रख के देखते हैं। तो x के बदले 2, -2 सॉरी -2 है, -2 का वर्ग, फिर 5 × -2 और धन 6। सरल करेंगे तो -2 का वर्ग 4, 5 × -2 हो गया -10 + 6, तो 10 ऋण 10
बराबर 0। तो यहाँ पर मान आया 0 और ऊपर भी मान है 0। ओके, इसलिए x बराबर -2 यह इस समीकरण का मूल है। अब चेक करते हैं तीसरा, यानी x बराबर -3 रखकर देखते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 रखेंगे। तो ऋण 3 का वर्ग हो गया 9, 5 गुणे -3 -15 और -6 हो गया 15 -15 और 0 आ गया मान, यानी -3 रखने पर भी 0 आया, जो कि समीकरण के बराबर दिखाई दे रहा है वहाँ पर। तो -3 भी इसका हल है, यानी 2 हल मिल गए एक ही समीकरण के का मूल है। तो हमने इस तरह से मान रखकर पता लगाया कि कौन सा जो अंक है वह समीकरण का मूल है। तो हमने क्या देखा, ये एक समीकरण जिसमें x बराबर 1, -2 और -3 रखने पर x बराबर -2 और x बराबर -3 जो है वह इसका हल है या मूल है, जबकि x बराबर 1 जो है इस समीकरण का मूल नहीं है। तो चरांकों के जिन मानों के लिए समीकरण संतुष्ट हो जाए वही मान समीकरण का हल होता है। चलिए अब प्रश्न संग्रह 2.1 में पेज 34 पर कुछ उदाहरण हैं इसी जानकारी से संबंधित। लिखा है, वर्ग समीकरण के साथ दिए गए चर का मान इन समीकरणों का मूल है क्या, निश्चित करें। तो जैसे हमने देखा, मान रख के ही हम पता कर सकते हैं। तो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसमें 2m² - 5m = 0 में m बराबर 2 और 5/2, इनमें से कौन इसके मूल हैं? तो कैसे पता करेंगे? तो जो इसका बहुपद है 2m² - 5m लेफ्ट साइड वाला, उसमें m बराबर पहले 2 रखते हैं। तो क्या होगा, 2m² - 5m क्या बन जाएगा, 2 गुणे 2 का वर्ग ऋण 5 गुणे 2, 2 गुणे 4 हो गया है 2 का वर्ग ऋण 5 गुणे 2 यानी 10 -10, अब हो गया 8 -10। ओके, और इसका हल आया -2 ऋण 2, जबकि 2m² - 5m = -2 आया यहाँ, और प्रश्न में दिया गया है वो 0 है। इसका मतलब 2 लेने पर संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम कहेंगे m बराबर 2 जो है वो दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। और दूसरा है m बराबर 5/2, आप उसे मान रखकर चेक करेंगे क्या वह 0 आता है। अगर 0 आएगा तो m बराबर 5/2 जो है समीकरण का मूल है, ऐसा हम लिखेंगे। तो अब चलते हैं समापन की ओर। तो हमने जो सीखा, क्या होता है मूल और क्या होता है वर्ग समीकरण, क्या होता है मानक रूप। अब अगली चर्चा हमारी क्या होगी उसे ध्यान रखिए, वह है गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण का हल ज्ञात करना। दिए गए वर्ग समीकरण का हल कैसे ज्ञात होता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।